गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव आज आप सबको कम्युनिकेशन के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ टॉपिक्स को कवर करते हुए मैं चलूंगी, जिसमें सबसे पहला चीज है नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार की आवश्यकता क्या है। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संचार, विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संचार, इंट्रा कल्चर एंड इंटर कल्चर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संचार, संकेत चिन्हों का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन में, उसका क्या औचित्य है, और किस तरह हम साइलेंस को एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं। तो चूंकि आपके ये सेमेस्टर 2 के टॉपिक्स हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्या है। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन यानी संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जो बेसिक नीड होती है कम्युनिकेशन की, उसको मोटे रूप से हम चार प्रकार में बांट सकते हैं कि चीजों को सुनना, उसके बारे में बोलना, चीजों को पढ़ना और उसको लिखना। ये फंडामेंटल नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। अब अगर इस बिंदु पे हम गंभीर रूप से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि कम्युनिकेशन की आवश्यकता हमें निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। पहला है जानकारी का आदान प्रदान करना। संचार के माध्यम से हम अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दूसरा, संबंधों का निर्माण। संबंधों का निर्माण मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से अपना संबंध स्थापित करते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, तब भी हमें संचार की आवश्यकता पड़ती है। अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए यानी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन के लिए भी हमें संचार का सहारा लेना पड़ता है। किसी प्रॉब्लम की सॉल्विंग के लिए यानी समस्या के समाधान के लिए भी हमें संचार की मदद लेनी पड़ती है। सामाजिक अंतःक्रिया का सबसे मूल स्तंभ यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पिलर कौन सा होता है, वो संचार यानी कम्युनिकेशन होता है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है कि जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे से संबंधित होने की कोशिश करता है, उसको उसको हम सिंपली सोशल इंटरैक्शन कहते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में भी संचार मदद करता है। किस हिसाब से हम अपने लाइफ के गोल्स को सेट करते हैं और कैसे हम उसे अचीव करते हैं, तो वहां पे भी हमें संचार की आवश्यकता होती है। किसी दूसरे व्यक्ति पे अगर हमें प्रभाव जमाना है, एक इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन के प्रोसेस में जाना या किसी को अभिप्रेरित करना है, तो भी हमें संचार की आवश्यकता महसूस होती है। और स्वयं के विकास के लिए यानी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के लिए भी हमें संचार की आवश्यकता होती है। तो संचार की आवश्यकता को हम एक्सप्लेन करते हुए कह सकते हैं कि संचार का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान। जो सबसे बेसिक नीड होता है कम्युनिकेशन का वो चार होता है। चीजों को सुनना, उसके बारे में बोलना, चीजों को पढ़ना और राइट करना। ये चार संचार के मुख्य कारण आवश्यकता है। जो मुख्य आवश्यकताओं को अगर हम विस्तृत रूप से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं जानकारी के आदान प्रदान के लिए, संबंधों के निर्माण के लिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी पर प्रभाव और प्रेरणा प्रदान करने के लिए और स्वयं के विकास के लिए हमें संचार की आवश्यकता होती है। अब आइए हम देख सकते हैं कि संचार की आवश्यकता को एक सिंबॉलिक चीज में कैसे दिखाया जाता है। व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अलाउ अस टू शेयर एंड सीक इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन हमें क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को ग्रहण करने में और उसका आदान प्रदान करने के लिए हमें अलाउ करता है। साथ ही साथ अपनी फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस कराने में मदद करता है। हमें अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, सामाजिकृत होने के लिए भी संचार की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिटन कम्युनिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लिखित संचार। लिखित संचार मतलब होता है कि जब हम लिखित प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से संचार करते हैं तो उसे हम लिखित यानी रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कोई चीज लिख कर कम्युनिकेट करना। रिटन कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वीनिंग और मैसेज थ्रू द रिटन सिंबल्स और सिंबल्स, यानी कि हम लिखित रूप से किसी दूसरों तक अपनी सूचनाओं को प्रदान करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जो भी ऑफिस ऑर्डर होता है वो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू निकलता है। मींस हम कहेंगे कि अगर कोई तरह का हमें इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे के पूरे कॉलेजेस में प्रदान करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑफिस ऑर्डर निकालना पड़ता है जिसमें हम रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिटन कम्युनिकेशन, जैसे मेमो रिपोर्ट है, ऑफिस ऑर्डर है, सर्कुलर्स है, ग्राफ्स है, स्टाफ की जो न्यूज निकलते हैं, जो ईमेल्स किए जाते हैं, जो फॉर्म्स या क्वेश्चनर बनते हैं, लेटर्स हैं, नोटिस है, उसमें हम रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं, जैसे जो रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार होता है वो रिकॉर्डेड होता है, यानी कि उसका पूरा लिखित प्रमाण होता है। उसमें क्रिएटिविटी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, यानी उसमें सृजनात्मकता इन्वॉल्व होती है, उसमें मानव की जो एक्टिविटी होती है वो इन्वॉल्व होती है, उसमें भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है एक तरह का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, परमानेंट मतलब स्थायी रिकॉर्ड होता है। ये एक लीगल एविडेंस के लिए यानी कानूनी साक्ष्य के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिटन कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा समय लगता है और कहीं कहीं इसके धन से भी संबंधित है, तो इसको हम एक लेंदी प्रोसेस यानी लंबा चौड़ा विस्तृत प्रक्रिया भी कहते हैं। और साथ ही साथ रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक्यूरेसी यानी शुद्धता बहुत ज्यादा होती है। तो ये रिटन कम्युनिकेशन या लिखित संचार के विशेषताएं, लिखित संचार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने इंग्लिश में इसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता होती है, लेंदी प्रोसेस का मतलब एक लंबी प्रक्रिया होती है, लीगल एविडेंस का मतलब होता है कानूनी साक्ष्य, परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब होता है स्थायी प्रमाण, लैंग्वेज का मतलब इसमें भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि इसमें मानव की क्रिया के कलाप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें प्रक्रिया शामिल होती है, इसमें सृजनात्मकता की प्रक्रिया शामिल होती है। और जैसा हम जानते हैं कि रिटन जो होता है रिकॉर्डेड चीजें होती है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। आइए अब हम समझते हैं कि लिखित संचार के लाभ क्या होते हैं। लिखित संचार के बहुत से लाभ होते हैं। पहला कि लिखित संचार का पहला लाभ हम ये कह सकते हैं कि जो भी लिखित रूप से होता है, तो जब भी भविष्य में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑर्डर है, अगर हमें कोई नया ऑफिस ऑर्डर निकालना है और हमें ऑफिस ऑर्डर के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुराना जो लिखित रिकॉर्ड है उसको उठाकर उस हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी डालकर, कुछ नई चीजें डालकर हम नया ऑफिस ऑर्डर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही शुद्ध रिकॉर्ड होता है, एक्यूरेट यानी शुद्ध होता है या सही होता है। दूसरी बात होता है ये एक फिजिकल साक्ष्य होता है, यानी लिखित साक्ष्य क्या होता है, इसको हम कानूनी रूप से रख सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर हमें पूरी मास में यानी कि बहुत से लोगों के बीच में सूचनाओं का प्रसारण करना है, तो हमें रिटन कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है। रिटन कम्युनिकेशन का यानी कि लिखित संचार के कुछ नुकसान है, जैसे इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसकी प्रतिपुष्टि में यानी फीडबैक लेने में भी टाइम लगता है। साथ ही साथ इसमें कभी कभी हम इतना ज्यादा सृजनात्मकता डाल देते हैं कि उसमें कुछ व्यक्तिगत कारक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, और कभी कभी इसे याद रखना भी मुश्किल होता है। तो ये हुआ आपका लिखित संचार। आइए अब हम बढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है। एक वर्बल कम्युनिकेशन ओरल होता है, दूसरा रिटन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन का जो अर्थ है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है लगाते हैं कि ये लिखित होता है, नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है शाब्दिक संचार, जहां आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल आप ओरल रूप से यानी मौखिक रूप से भी कर सकते हो और साथ ही साथ लिखित रूप से भी कर सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो दो तरीके से बांट सकते हैं, यानी शाब्दिक संचार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम पहला मौखिक संचार कहते हैं, और दूसरे तरह का संचार जो होता है जिसे हम लिखित संचार कहते हैं। मौखिक संचार संचारण के माध्यम के रूप में शब्दों का उपयोग करता है,
इसमें मौखिक बातचीत भी शामिल होती है और रिटन कम्युनिकेशन भी शामिल होती है। कुछ वर्बल कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार के जैसे कुछ एग्जांपल है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी जब हम अपने आप से बात करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम अपने आप से बात करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम लोगों के बीच बैठ के बातचीत करते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन यानी हम छोटे समूह में बैठ के बात करते हैं जिसमें मैक्सिमम जो संख्या होती है वो 30 से ज्यादा नहीं होती है। पब्लिक कम्युनिकेशन जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, ज्यादातर जो इसकी संख्या होती है 30 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कम से कम 30 से ज्यादा लोग हो तो वो ग्रुप या पब्लिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और मास कम्युनिकेशन पब्लिक कम्युनिकेशन से भी बड़ा होता है, जैसे टीवी पे चीजें दिखाई जाती हैं। जो मौखिक संचार होते हैं उसके कुछ फायदे ही होते हैं, जैसे ये बहुत ही सुविधाजनक माध्यम है। हम अपनी बातों को बहुत ही आराम से शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं। इसमें स्पष्टता और सटीकता होती है। स्पष्टता मतलब क्लैरिटी होती है, सटीकता मतलब जो हम एक्यूरेट कहना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये बातचीत करने का सबसे गोपनीय माध्यम है। गोपनीय मतलब ये कॉन्फिडेंशियल होती है और हम तुरंत इन चीजों को समझ सकते हो और अपनी प्रतिक्रिया इससे प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक संचार के कुछ नुकसान होते हैं। पहला नुकसान क्या होता है कि जब हम केवल मौखिक रूप से किसी दूसरों को बातें बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी-कभी जब हम चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते तो हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। साक्ष्य नहीं होता और अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हम किस बेसिस पे नया रिकॉर्ड प्राप्त करें तो हमारे पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती अगर हम उसको रिकॉर्ड ना करें। तो ये कुछ नुकसान है मौखिक संचार के। अब आइए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा दृश्य संचार है। दृश्य, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसमें हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं, यानी दृश्य संचार एक महत्वपूर्ण संचार प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं का, भावनाओं का, विचारों को दृश्य और चित्रों के माध्यम से साझा किया जाता है, यानी शेयरिंग की जाती है। और इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? ह्यूमन आइज का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही, जैसे टेलीविजन पे आप कोई चीजें देखते हैं, मोबाइल पे कोई चीजें देख ली और फिर उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया। जैसे फिल्में हो गई, टेलीविजन हो गया, इसके माध्यम से जब हम अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संचार कहते हैं। दृश्य संचार में हम क्या करते हैं, अपने संदेशों को कई कई मोबाइल के माध्यम से भी एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रा कल्चर और इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इंट्रा पर्सनल या इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने आप से बातचीत करते हैं। तो इंट्रा कल्चर का मतलब हुआ कि जब हम एक कल्चर के अंतर यानी एक संस्कृति के अंतर्गत लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे एक तरह की संस्कृति हुई उसमें लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो वो इंट्रा कल्चर का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति, अब हिंदूज के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ वो एक तरह का इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन इंटर कल्चर कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, जब हम दो संस्कृति के बीच में बातचीत करें, जैसे भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसके बीच में जब बातचीत की जाए, संस्कृति का आदान प्रदान किया जाए, तो उसको हम इंटर कल्चर कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, दो कम्युनिटी के बीच में हो, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको इंटरपर्सनल कहेंगे। और जब हिंदू आपस में कम्युनिकेशन करे तो उसको इंट्रा कल्चर कहेंगे। यानी इंट्रा कल्चर का मतलब होता है एक व्यक्ति के अंतर्गत, और इंट्रा कल्चर का मतलब हुआ कि एक कल्चर के अंतर्गत, और इंटर कल्चर मतलब दो कल्चर के मध्य होता है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। अब जो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रकार का संचार होता है जिसमें हम दो संस्कृतियों के बीच में आदान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। दो संस्कृतियों के बीच में हम ये जानने की कोशिश करते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में समानता क्या है। यानी कि दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और इंटरैक्शन के माध्यम से एक दूसरे पर प्रभाव डालती है, तो उसको हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जिसको हम अंतरराष्ट्रीय संचार कहते हैं, जिसमें विभिन्न देशों, राज्यों और संगठनों के बीच में संवाद को बताता है ये। यानी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, जैसे इंडिया जब कम्युनिकेट करता है अमेरिका से,
तो ये इंटरनेशनल हो गए, क्योंकि हम नेशनल से बाहर आ गए, मतलब इंडिया से, भारत से निकल के अमेरिका में चले गए, तो इसको हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संचार कहते हैं। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या है। इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि हम सभी को जानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हम उसको मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा कंप्यूटर है, जो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से जब हम सूचनाओं को देते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए, इसके थ्रू भी हम, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कौन कौन से टूल्स हैं, क्या किस 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 साधन से को हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में रखते हैं, जैसे ईमेल्स को रखते हैं, व्हाट्सएप को रखते हैं, फेसबुक को रखते हैं, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रखते हैं, साथ ही साथ वॉइस कॉल को हम रखते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज को भी हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट होता है कि इसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक है। इसमें जो है, अगर कॉस्ट बोले, लगता है, बट थोड़ा कम लगता है। पहुंचाने की सुविधा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को चिट्ठी भेजना चाहें, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप जाके पोस्ट ऑफिस से बकायदा उसको पोस्ट करें, तो वो मिनिमम, अगर स्पीड पोस्ट भी होगा तो 3 दिन का समय लगेगा। इसका कंपैरिजन अगर हम ईमेल से करें, तो आप अपने संदेश बहुत ही कम टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में, या बहुत मिनिमम टाइम में आप दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत तेज होती है। अब इसमें बहुत सी चुनौतियां होती हैं। चुनौती इन द सेंस कि जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि वाया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि कुछ चीजें हमारी सिक्योर नहीं रह पाती। और जब हम कम्युनिकेशन वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे शब्दों का अर्थ सही तरीके से ना जान पाए, तो एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की भी पॉसिबिलिटी रहती है। इसका जो उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, हर जगह होता है, जितने भी बिजनेस एरिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन का जितने एरिया, उसमें हम इस तरह के संचार का इस्तेमाल करते हैं। आज ये हमारे संचार का ही परिणाम है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत इस समय कर पा रहे हैं। ये मनोरंजन का भी साधन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जो कि कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे सबके समक्ष। अब साइन और सिंबल्स क्या होते हैं, ये कुछ साइन और सिंबल्स हैं आपके पास, जिसमें अपने आप समझ में आ जाता है कि ये क्या बताना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम चीजों को बचत करना चाहते हैं, स्पेशली लिखित संचार के अंतर्गत चीजों को बचत करना चाहते हैं, तो वहां पे हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में। इसी को हम साइन, सिंबल और सिग्नल्स कहते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार के अंतर्गत। संकेत क्या होते हैं? संकेत वो चिन्ह होते हैं जो किसी वस्तु, अवस्था या विचार को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भाषा के बिना उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। इसमें भाषा देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक साइन बना दिए जिसका मतलब हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है, रुकने का। तो वहां पे ये लिखा नहीं रहता है कि रेड लाइट मीन्स होता है रुकने का, तो आप रुक जाए, नहीं, सिंपल एक रेड लाइट बना दिया गया, जिसका मतलब सभी लोग समझते हैं। सिंबल्स, सिंबल्स का मतलब होता है प्रतीक। पिछले साइड पे चलेंगे। सिंबल्स का मतलब प्रतीक। प्रतीक भी बेसिकली वस्तुओं को, विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्नल्स भी वो चिन्ह, चीजें होती हैं जो कि हमारे संचार को बहुत ही सीमित उपयोग करके हम अपने संचार को उपयोगी बना सकते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं, हाथ की ओर इशारा करना है, ध्यान आकर्षण करना, तो ये साइन, सिंबल्स और सिग्नल्स है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। हम साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। साइलेंस का मतलब क्या होता है? चुप्पी या मौन होता है। ये भी भाषा का सबसे प्रभावशाली मोड होता है। ये संवाद का एक मुख्य तत्व होता है, जिसमें किसी भी भाषा या शब्दों के उपयोग के बिना संदेश को समझाया जाता है। चुप्पी के रूपों और अर्थों का विवरण है, जैसे समझौता का संकेत। समझौता अगर हम दो लोगों के बीच में करना है, तो अगर हम साइलेंट है, तो हम ये कहते हैं कि हम ठीक है, हाँ, मतलब हमारा अर्थ होता है हाँ। भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, जैसे हम हंसकर, रोकर
अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। तो एक तरह से साइलेंस भी कई बार कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करता है हमारे आइडियाज को और हमारे विचारों को। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये सारी चीजें हमारे समक्ष है, जिसको मैंने क्लासरूम में भी पढ़ाया और इसके माध्यम से भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हाँ, इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट हो कम्युनिकेशन के माध्यम से या किसी टॉपिक में, तो आप हमसे डायरेक्टली फोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू so much for the patience listening.